बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में मैं आपको जिन कवि के बारे में अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पिछले व्याख्यान में हमने कल इनके 3 पदों की व्याख्या देखी। आज हम इनके चौथे और 5वें पद की व्याख्या यहाँ करने जा रहे हैं। इनका जो चौथा पद है वो इस तरह से है। फरे आंब अति सकन सोहाए, ओजस फरे अधिक सिर नाए। कटहर डार पींड सन पाके, बड़हर सो अनूप अति ताके। खिरनी पाक खांड अस मीठी, जामुन पाकी भंवर अति दीठी। नरियर फरे फरी फरहरी, फुरे जान इंद्रासन पुरी। पुनि महुआ चुए अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पहुप जस बासु। और खजहजा अनबन नाऊ, देखा सब रावण अमराऊ। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लोमाए सोई जो चाखा। लवंग सुपारी जाय फल, सब पर फरे अपूर। आस पास घन ई मिली, ओ घन तार खजूर। इसका जो भावार्थ हम करेंगे, सरल भावार्थ हम इसका इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्द जो इसके अंतर्गत कवि जायसी ने प्रयोग में लिए हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ एक बार जान लें। नाये का तात्पर्य होता है झुक जाना या झुके हुए। पींड का तात्पर्य होता है पेड़ का तना। बड़हर एक विशेष प्रकार का फल, बड़हर का फल। और भंवर का तात्पर्य भौरे से हम लेंगे, भ्रमर से। डीठी का अर्थ होता है दिखाई देना। और फरहरी एक रसीला फल। चुए यानी चूना। पुहुप पुष्प फूल। खजहजा एक विशेष फल, खजहजा नाम का एक विशेष फल होता है। राउन यानी राजाओं का। शाखाओं पर लोभाए लुब्ध होना। और फर यानी फल। प्रस्तुत जो अवतरण है वो महाकवि जायसी के द्वारा रचित है और इसमें पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से इसको लिया गया है। इसमें कवि ने सिंघल द्वीप में स्थित अमराई का बड़ा ही सुंदर वर्णन, संश्लिष्ट वर्णन जिसे हम कह सकते हैं, वो इसमें प्रस्तुत किया है। और कवि मलिक मोहम्मद जायसी वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि सिंघल द्वीप में अति सघन रूप से फले हुए आम के जो वृक्ष हैं वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। वे जैसे ही फलते फूलते जाते हैं वैसे ही झुक जाते हैं, क्योंकि जो ही पेड़ की शाखाओं पर यहाँ फल लगता है तो फल लगने के कारण अपने आप ही उसकी जो शाखाएं हैं वो भार के पड़ने के कारण नीचे की ओर अपने आप ही झुक जाती हैं। कटहल की जो डालें हैं और जो तना है, कटहर डार पींड सन पाके, यानी कटहल की जो डालें हैं और तना भी फलों से यहाँ लग जाते हैं। और बड़हर सो अनूप अति ताके, और बड़हल यानी बड़हर के जो फल हैं वो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखने वाला व्यक्ति जब उनको देखता है तो तुरंत ही उसकी इच्छा होती है कि मैं तुरंत ही इस फल को खा लूँ। पकी हुई जो खिरनी है, खिरनी पाक खांड अस मीठी। पकी हुई जो खिरनी है वो खांड की तरह मीठी लगती है। जामुन पाक भंवर अति दीठी। वहाँ उस अमराई के अंतर्गत जो जामुन के जो पेड़ लगे हुए हैं, उन जामुन के पेड़ों पर यहाँ जामुन लगे हुए हैं। और जामुन काले रंग का होता है। और काले रंग का जो जामुन वह किसके समान लग रहा है? भंवरे के समान लग रहा है। पके हुए जामुन काले भंवरों की तरह वहाँ दिखाई देते हैं या दिखाई दे रहे हैं। वहाँ नारियल के जो फल हैं, नारियल फरी फरहरी, नारियल के फल खूब लगे हुए हैं। वहाँ पर पूरे जान इंद्रासन पुरी, यानी रस भरी भी वहाँ पर खूब रूप में लगी हुई है। और वह बगीचा वास्तव में इंद्रपुरी का बगीचा जैसा लगता है या दिखाई देता है। वहाँ पर पुनि महुआ चुए अधिक मिठासु, यानी वहाँ पर जो मीठा महुआ है वो लगातार चूता रहता है। और वहाँ मधु की तरह मीठा, पुष्पों की सुगंध के समान वह सुगंधित है। मधु जस मीठ, यानी वह शहद के समान मीठा है। और कवि कह रहे हैं आगे,
पुहुप जस बासु, और पुष्प की जैसी सुंदर जो सुगंध है वो उसकी वहाँ पर फैली हुई है, यानी पुष्पों की सुगंध के समान वो सुगंधित है। इसी प्रकार से और खजहजा अनबन नाऊ, यानी इसी प्रकार से वहाँ पर खजहजा नामक जो मधुर फल है वो भी उसकी सिंघल द्वीप की उन घनी अमराइयों में लगे हुए हैं, और अनेक प्रकार के ऐसे फल वहाँ तक रहे हैं। यानी वहाँ देखा सब रावण अमराऊ, यानी वहाँ पर इतने प्रकार के अधिक फल लगे हुए हैं जिनका नाम यहाँ कवि को शायद मालूम नहीं है, वो सबका नाम यहाँ पर एक एक का नाम बता नहीं सकता। यानी आगे वो कह रहा है कि देखा सब रावण अमराऊ, यानी मैंने ऐसा सब राजाओं के बगीचों को देखा है, लेकिन ऐसे सुंदर बगीचे मैंने किसी भी राजा के यहाँ पर नहीं देखे हैं जैसा सिंघल द्वीप के उस राजा के यहाँ घनी अमराइयों में वो फलों वाले पौधे लगे हुए थे। ऐसा बगीचा मैंने कहीं भी नहीं देखा है। और देखा सब रावण अमराऊ, लाग सबे जस अमृत शाखा, और उस बगीचे की शाखाओं पर वो जो फल लगे हुए हैं, सिंघल द्वीप के उन अमराइयों में जो फल लगे हुए हैं वो देखने में ऐसे लग रहे हैं कि मानो वे किसके फल हों। जनु जानो मन मानो जहाँ काव्य में प्रयोग में लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम मानते हैं, तो कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया है कि मानो वे पेड़ों पर लगे हुए जो फल हैं वो पेड़ों के फल न होकर के और कोई अमृत फल हो। उन फलों को जो भी चखता है रहे लोभाए सोई जो चाखा, यानी जिसने भी उस घनी अमराइयों के उन पेड़ों पर लगने वाले उन फलों को एक बार चख लिया है तो वह उसकी ओर क्या हो जाता है, लुब्ध हो जाता है या मोहित हो जाता है या आकर्षित हो जाता है, और बार बार उसी घनी अमराई के अंतर्गत जाकर उन्हीं फलों पर लदे हुए उन फलों को तोड़कर, उन पेड़ों पर लदे हुए उन फलों को तोड़कर एक बार चख लेना जरूर चाहता है, क्योंकि वे फल यहाँ सीधे रूप में किसके समान है, अमृत फल के समान है। तो मानो जनु जानो मन मानो उत्प्रेक्षा का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। आगे वो कह रहा है कि लवंग सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, आस पास घन ई मिली ओ घन तार खजूर। आगे कवि कह रहा है कि उस बगीचे में लौंग है, सुपारी और जायफल लगे हुए हैं, सब फल प्रचुर मात्रा में लगे रहते हैं। आसपास घनी जो इमलियां हैं वो आच्छादित हो रही है, उन पर इमली के जो फल हैं वो लगे हुए हैं, और वहाँ पर ओ घन तार खजूर, और वहाँ पर घने रूप में ताड़ और खजूर के जो पेड़ हैं वो भी वहाँ पर विद्यमान हैं। इस तरह से कवि जायसी ने सिंघल द्वीप की उन घनी अमराइयों के बीच लगे हुए फलों वाले पौधों का इस तरह से बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। और ऐसा वर्णन कवि जायसी इसमें कर रहे हैं कि कवि स्वयं यह मान रहा है कि मैंने इतने सारे राजाओं के बाग बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा सुंदर बाग बगीचा जैसा सिंघल द्वीप के राजा के यहाँ पर है वैसा सुंदर बाग बगीचा मैंने आज तक किसी राजा के यहाँ पर नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर वो पेड़ पर लगने वाला फल नहीं है, अपितु मानो कोई अमृत फल हो, और जिसने भी एक बार उसको चख लिया हो वह अपने आप ही उसकी ओर क्या हो जाता है, लुब्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसकी ओर क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। विशेष अभी हम इसमें क्या लेंगे कि कवि ने अमराई अर्थात सिंघलगढ़ के बगीचे का वस्तु परिगणनात्मक वर्णन किया है, और इसमें कई फलों और फलदार वृक्षों का एक साथ वर्णन करते हुए उसकी संपन्नता उसके द्वारा यहाँ इसमें प्रदर्शित की गई है। दूसरी बात कि इसमें रूपकातिशोक्ति अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें हम मान सकते हैं, जनु जानो मनु मानो में उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, और अनुप्रास अलंकार इसमें है, रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें है। इस तरह से उपचार वक्रता और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी इस पद के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलती है। इस पद की जो शब्द योजना है वो वास्तव में बहुत ही सुस्पष्ट है और तुक के ही अनुरूप मानी जा सकती है। इस तरह से जायसी का ये जो पद था इसकी हमने सप्रसंग व्याख्या देखी। अब इनका जो अगला पद है उसकी हम व्याख्या करेंगे, और वो अगला जो अंतिम पद है आपके पांचवा पद है, और वो पांचवा पद इस तरह से है, बसई पंख बोलही बहु बाखा, करई उलास देख के शाखा, भौर होत बोलई चूह चूही, बोलही पांडुक एके तुही, सारो सुआ जो रह चह करही, कुरही परेबा ओ कर बरही,
पीऊ पीऊ कर लाग पपीहा, तू ही कर गडरी जीहा, कुहू कुहू कर कोईल राखा, ओ भिंगराज बोल भव भाखा, दही दही करी महरी पुकारा, हारिल बिनबे आपन हारा, कुहू कहीं मोर सुहावन लागा, होई कुराहर बोलही कागा, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराओ, आपनी आपनी भाषा लेही दही करनाओ। अंतिम पंक्तियां यहाँ कवि जायसी के द्वारा बहुत ही सुंदर यहाँ लिखी गई है। और अंतिम पंक्तियों का जो भावार्थ हम यहाँ पर इसमें ग्रहण करेंगे वो भावार्थ यह है कि जावत पंखी जगत के उस सिंगल गढ़ की उन घनी अमराइयों के उन पेड़ पौधों की शाखाओं पर मानो जैसे संसार भर के जो पक्षी हैं वो उड़ कर के वहाँ उन शाखाओं पर जाकर बैठते हैं और अपनी अपनी भाका ले ही दही करनाओ, और वहाँ उन पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर ये भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं को वहाँ पर बोलते हैं। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं को वहाँ पर बोलते हैं तो सबसे पहले वो किसका नाम लेते हैं? अपनी अपनी भाषाओं में उनके द्वारा ईश्वर का, विधाता का, भगवान का नाम वहाँ लिया जाता है कि हे ईश्वर, आपने कितना सुंदर ये उपवन बाग बगीचा बनाया है, सिंगलगढ़ बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को यहाँ जान लें। बसही पंखी यानी पंखों वाले जीव अर्थात पक्षी, हुलास उल्लसित होना, प्रसन्न होना, प्रसन्नता, चूहे चूही, फूल सूंघनी नामक चिड़िया, जिसको हम चूहे चूही कहते हैं वो फूल सूंघनी नामक चिड़िया होती है। और सारों का मतलब होता है सारिका, फरेबा कुररी पक्षी, भिंगराज एक विशेष पक्षी, महरी ग्वालिन चिड़िया, कुराहर यानी कोलाहल, और गडुरी एक प्रकार का बटेर पक्षी, और दई का अर्थ होता है परमात्मा, विधाता, ईश्वर। इस तरह से प्रस्तुत जो पद है वह कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद है, और इसमें उन्होंने पद्मावत से लिया गया है, सिंगल द्वीप वर्णन खंड से इसको लिया गया है। और इसमें कवि ने सिंगल द्वीप की अमराई में रहने वाले विविध पक्षियों का बड़ा ही सुंदर और प्राकृतिक वर्णन, यानी प्रकृति की घनी छाया में या प्रकृति की गोद में जो पेड़ पौधे वहाँ पर लगे हुए हैं, उस प्रकृति की हरी भरी छाया में या हरे भरे वातावरण में, प्रकृति के बिल्कुल हरे भरे सानिध्य में वो सारे पक्षी उन पेड़ पौधों पर रह रहे हैं। और कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जायसी का कहना है कि उस बगीचे में, सिंगलगढ़ के उस बगीचे में अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं। बसही पंखी बोलही बहु भाखा, वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी जो पंखों वाले जो पक्षी है वो बसते हैं, रहते हैं। बसही का मतलब होता है रहना, पंखी पक्षी, बोलही बहु भाखा, बोलही यानी बोलते हैं, बहु यानी बहुत सारी, भाखा का मतलब भाषा, बोली, करही उलास देख के शाखा। और जब एक पक्षी दूसरे पक्षी को इस तरह से पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए देखता है, उल्लसित मुद्रा में देखता है, प्रसन्न मुद्रा में देखता है, तो वह दूसरा पक्षी उस दूसरे पक्षी को देख करके प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वहाँ चारों ओर जो भी पक्षी वहाँ दिखाई देता है वो प्रसन्न मुद्रा में ही दिखा देता है। और इधर उधर वो पेड़ों की शाखाओं पर यहाँ उछल कूद कर रहे होते हैं, और एक दूसरे पक्षी को उछल कूद करते हुए देखकर दूसरा जो पक्षी है वो अपने आप ही यहाँ क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। भोर होत बोलही चूह चूही, आगे व्यक्ति वर्णन कर रहा, आगे जायसी वर्णन कर रहे हैं कि वे पक्षी वृक्षों की शाखाओं को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, यानी पक्षी पक्षी को देख करके प्रसन्न हो रहा है, और पक्षी जब उन पेड़ों की शाखाओं को देखते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी शाखाएं उन्होंने कभी आज तक नहीं देखी है। और प्रातःकाल होते ही जो चूही चूही नामक जो पक्षी है वो बोलने लग जाता है, और पांडुकी बोलही पांडुक एके तू ही, यानी पांडुकी नामक जो पक्षी है वो एके तू ही बोली बोलती है। यहाँ सारों सुआ यानी सारिका और तोता और मैना, सुआ तोता जो रह चढ़ करही
तोता और मैना प्रसन्न होकर चहकने लगते हैं। कुरही परेबा ओकर बरही, और कबूतर और कुररी पक्षी ऊपर से उड़कर नीचे की ओर गिरते हैं। पपीहा पीऊ पीऊ कर लाग पपीहा, वहाँ उन पेड़ों की शाखाओं पर जो पपीहा है वो पीऊ पीऊ की मधुर वाणी अर्थात स्वर में बोलता रहता है। और तू ही कर गडरी जी हा, और तू ही करते हुए वहाँ गडरी नामक जो पक्षी है वो भी वहाँ बोलते हुए देखी जा सकती है। अब आगे कवि वर्णन कर रहा है, कुहू कुहू कर कोयल राखा, पेड़ों की शाखाओं पर कोयल बैठी हुई है वह कुहू कुहू की रट लगाए रहती है। और उसके साथ ही ओ भिंगराज बोल भवभाखा, और भृंगराज नामक जो पक्षी है वो दूसरों की नकल करता है, यानी दूसरा पक्षी कैसे बोल रहा है और दूसरे उस पक्षी के द्वारा जो बोली बोली जा रही है वह पक्षी उसी की क्या करना चाहता है, नकल करना चाहता है, और वास्तव में वह हूबहू नकल कर भी लेता है, बोलता भी है। दूसरों की नकल पर अनेक प्रकार की वो बोलता रहता है। और आगे कवि वर्णन कर रहा है कि दही दही कर महर पुकारा, और ग्वालिन जो चिड़िया है वो दही दही पुकारती है, अर्थात परमात्मा पुकारती है, परमात्मा का नाम लेती है। हारिल नामक जो पक्षी है वो मधुर बोली से अपना हाल कहता रहता है। हारिल बिनबे आपन हारा, यानी हारिल नामक जो पक्षी है वो अपने आप ही अपना हाल चाल बताता रहता है बोली के माध्यम से। और केका करते हुए मोर बहुत ही सुहाने लगते हैं। कुहू कहीं मोर सुहावन लागा, केका करते हुए यानी मोर बोलते हुए वहाँ बहुत ही सुंदर लगते हैं, नाचते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। किंतु जब होई कुराहर बोल ही कागा, किंतु जब कौवे कांव कांव करते हैं तो हमराई में बहुत ही क्या हो जाता है, कोलाहल हो जाता है, क्योंकि कौवा इतने सारे पक्षियों की इतनी सारी सुंदर भाषाओं को जब सुनता है, बोलियों को जब सुनता है तो कौवे से यहाँ रहा नहीं जाता, और कौवा भी यहाँ अपना जो कांव कांव है वो कांव कांव करना वहाँ आरंभ कर देता है। तो कौवे की जो बोली है वो कर्कश है, कोयल की जो बोली है वो बहुत ही मधुर है, रसीली है, मीठी है और मन को भाने वाली है, पसंद आने वाली है। कवि आगे कह रहा है कि जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, आपनी आपनी भाषा लेही दही करनाओ। कवि कह रहे हैं कि संसार में जितने भी प्रकार के जो पक्षी हैं वो वहाँ पर अमराई में बैठे हुए हैं, अर्थात विविध प्रकार के पक्षियों से वह बाग बगीचा भरा हुआ है, और वे सब अपनी अपनी भाषा में अपने परमात्मा का नाम भी ले रहे हैं। कवि ने विविध पक्षियों की बोलियों का वर्णन करके अपने पक्षी शास्त्र के ज्ञान का बड़ा ही सुंदर यहाँ परिचय दिया है। और इसमें यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, और उपादान लक्षण भी प्रथम चरण में यहाँ देखने को मिलता है। तो कवि जायसी के ये जो 5 पद आपके पाठ्यक्रम में थे, इन 5 पदों की सप्रसंग व्याख्या हमने YouTube व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत की, और इन व्याख्याओं को आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, इनका बार बार आप रिवीजन करते रहिए, ताकि परीक्षा की दृष्टि से ये पद आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। धन्यवाद।